नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो कि पुष्कर सिंह धामी हैं, सिलक्यारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलक्यारा पहुंचे हैं और मुख्य सचिव एस संधू भी वहां पर उनके साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये पूरा दौरा रहा है, किस तरह से स्थलीय निरीक्षण किया गया, वो देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर शहीद स्थल यहां झूला घर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा का यहां पर आप देखिए किस तरह से श्रद्धांजलि तो यहां पर दी गई, लेकिन प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जीवनी पर विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा देते हुए देश के विकास में किए गए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अंदर यहाँ जो अध्यक्ष हैं अमित गुप्ता, उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मसूरी से गहरा नाता रहा है और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए कई बार पर्यटन नगरी मसूरी वो आई हैं, अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और आज उनकी दूरदर्शिता का जो परिणाम है वो आपके सामने है। भारत विश्व में अपनी अलग एक पहचान हासिल कर चुका है। ये उनकी एक आगे की सोच थी जिस पर उन्होंने काम भी किया। आज एक ऐसी महिला का जन्मदिन है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ था 1828 में और आज 1919 में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये दोनों ऐसी वीरांगनाएं रही हैं देश की कि एक ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करी और दूसरी जो हमारी महिला रही है उसने स्वतंत्रता संग्राम में तो प्रतिभाग किया ही किया और वो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। और जब वो महिला प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें समय समय पर ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज के युवाओं को इन महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। इन महापुरुषों को सिर्फ इतिहास का पन्ना न बनाकर उनको अपने जीवन में यथार्थ रूप में लेने की कोशिश करनी चाहिए। उनका जो रास्ता था उस रास्ते पर चलने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। विकास में उनका देखिए, इंदिरा गांधी जी का मसूरी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। समय समय पर वो जब प्रधानमंत्री भी रही तब भी इंदिरा गांधी जी मसूरी आती रही, उससे पहले भी आती रही, उसके बाद भी आई। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही जो मसूरी का जो एक स्वरूप था जो खराब हो रहा था, जो क्योंकि यहाँ पर लाइम स्टोन की माइंस थी, तो इंदिरा गांधी जी ने उस बात का संज्ञान लिया और इंदिरा गांधी जी के माध्यम से ही यहाँ की जो लाइम स्टोन की खानें थी वो बंद कराई गई, जिससे आज मसूरी फिर से हरा भरा नज़र आ रहा है। नहीं तो ये मसूरी लाइम स्टोन की खनन से पूरा खाली हो जाता, लेकिन उनके माध्यम से ही, उस समय इंदिरा गांधी जी के माध्यम से ही मसूरी में ये लाइम स्टोन का खनन बंद किया गया, जिससे मसूरी आज भी हरा भरा बना हुआ है। तो मंगलौर में लबेरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति की चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सहित कई किसान शामिल हुए। समिति चेयरमैन द्वारा समिति की आय का ब्यौरा जो है वो किसानों के समक्ष रखा गया और किसान की निकाय बैठक में किसानों की समस्या सुनी गई और पेरोई सत्र शुरू होने के बाद यहाँ किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए किसानों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में गन्ना के समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की मांग किसानों ने की। चतुर्थ वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी। 14 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ था। आज सौभाग्य की बात यह है कि आज इस समिति का स्थापना दिवस भी है। तो ये उत्तराखंड की आज पहली समिति बन गई है जिसने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का संतुलन पत्र बना करके और उसका ऑडिट भी करा दिया है और आज उसकी एजीएम भी करा दी है। उत्तराखंड में कोई समिति ऐसी नहीं है जिसका 2023 तक का संतुलन पत्र बन गया, ऑडिट हो गया और एजीएम हो गई हो।
तारीख को जो राज्य की मूल्य निर्धारण परामर्शी समिति है उसकी बैठक है। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा, उसका परामर्श शासन को जाएगा और शासन निर्णय लेगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गन्ना मंत्री से बात इस बारे में वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम गन्ने का जो रेट है वो जरूर बढ़ाएंगे। पर आए हैं, मैं भाई सुशील जी और बहन रेणु जी का स्वागत करता हूं। उन लोगों ने हमारा बड़ा यहां पर बुलाकर सम्मान किया, स्वागत किया। हम सब लोग किसानों के साथ, हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। और जो हमारे लिब्बा रेड्डी गन्ना सहकारी समिति है, बहुत अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है। समर्थन मूल्य घोषणा से पहले एक समिति की जरूरत होती है, एक समिति बनाई जाती है। वो समिति बना दी गई है। वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद गन्ना मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। बढ़ जाते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कल शाम 3:33 पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। और इस अवसर पर सेना की बैंड की मधुर ध्वनि के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में मौजूद थे। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिरों को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था और साथ ही मंदिर को यहां दिन भर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुला रखा गया था। कल सुबह 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मंदिर के मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नमुद्री और उन्होंने दोपहर को भगवान का भोग लगाने के पश्चात शाम को आप देखिए सायंकालीन जो आरती हुई है वो की है। और इसके पश्चात रावल द्वारा स्त्री वेश धारण कर लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किया गया, जहां उन्हें लक्ष्मी की सखी के रूप में जाकर लक्ष्मी जी को लक्ष्मी मंदिर से बद्रीनाथ मंदिर के जो गर्भगृह हैं उसमें भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान करवाया है। और भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान होते ही लक्ष्मी व भगवान बद्री विशाल को माणा गांव की कुमारी कन्याओं द्वारा हाथों से बुना हुआ घृत कंबल उड़ाया गया, जो कपाट खोलने तक यहां पर ओढ़े रहता है। और कपाट खोलने का अवसर जब आप देखिए किस तरह से सामने आता है, तो अवसर पर इस घृत कंबल को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। उसके बाद बामणी गांव जाएंगे, वहां से फिर पांडुकेश्वर आएंगे और फिर परसों ज्योतिर्मठ लौटेंगे। तो प्रदेश के ही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि ये कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, उन्होंने निकाय चुनावों को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनावों से पहले सरकार को कई प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, जिसमें मतदाता सूची को अपडेट करने के साथ साथ विभिन्न निकायों में आरक्षण किस तरह से होने हैं, इस पर सरकार कार्य कर रही है। इस तरह से बात रखी गई और जैसे ही ये तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचती हैं, चुनावों की भी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन किस तरह से यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ने अपनी बात को सामने रखा है निकाय चुनावों को लेकर कि किस तरह से सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा, वो जरा देख लीजिए। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में होने जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के मद्देनजर कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं और कोई यहां भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करता नजर आ रहा है, तो किसी ने भारत को कंगारुओं से सचेत रहने की सलाह दी है। इस फाइनल मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों ने और क्या कुछ कहा है, वो जरा देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप मुकाबला इंडिया ने ही ले जाना है, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियंस। और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया, और इंडिया ने ही जीतना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। जीतेगी इंडिया और रन भी अच्छे मारेगी, स्कोर मारेगी 350 पौने 400 के आसपास, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर देगी 250 रन। तो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में मुकाबला है। क्या लगता है कौन सी टीम इस वर्ल्ड कप को ले जाएगी और क्यों? देखिए, इस समय जिस हिसाब से इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही है क्रिकेट टीम की, तो मतलब ब्राइट चांसेस इंडिया के ही, और ऑब्वियसली बात है हम इंडियन है तो हम इंडिया के लिए चिल करेंगे, है ना। और परफॉर्मेंस वाइज भी इंडिया का हर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, हर प्लेयर अपना 100% एफर्ट दे रहा है। तो
ये तो कंफर्म है कि नो डाउट कि इंडिया ही जीतेगी। देखिए एक्चुअली अच्छी टीम तो ऑस्ट्रेलिया भी है, अच्छे प्लेयर हैं उनके पास, लेकिन हमारे पास भी जो जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रही है उनके पास अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, अच्छे प्लेयर्स हैं। और अभी न्यूज़ आई है कि एक दो प्लेयर आउट किए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शुभम गिल को आउट नहीं करना चाहिए, अच्छा प्लेयर है। अगर इनके पास बैटिंग फर्स्ट आती है तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जल्दी अगर विकेट गिरते हैं तो उनको बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करना चाहिए, लोअर 3 या 4 नंबर पर बैटिंग प्लेयर को रोक के खेलना चाहिए। अगर फील्डिंग पहले लेते हैं तो फिर उस हिसाब से खेलना चाहिए। आई होप इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इंडिया का जो है पिच होम ग्राउंड है, और सेकेंडली इंडिया अच्छे फॉर्म में जा रही है, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ। बट इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्म में नहीं थी, बट कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, मैं 60-40 का चांस कहूँगा, 60 इंडिया 40। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो प्रशासन द्वारा भी चुनावों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के ही जसपुर मंडी परिसर में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में यहां निर्वाचन को लेकर एक बैठक की गई और बैठक में क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और शिक्षण संस्थानों के सदस्य भी मौजूद रहे। तो बैठक में नए वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल करने पर जोर दिया गया। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है। युवाओं का ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर किस तरह से बने, इस पर काम चल रहा है और साथ ही महिलाएं भी अधिक से अधिक इस मतदाता सूची का हिस्सा बनी और एक बेहतर मतदान हो सके। साथ ही नगर निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, जिनके वोटर लिस्ट का कार्य शुरू कर दिया गया है और जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की अपेक्षा की गई है कि वो इसमें सहयोग करें ताकि जो कमियां हैं उनको भी यहां पर पूरा किया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर हैं, और इसके लिए हमने जो है सभी राजनीतिक दलों को, जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था, पदाधिकारी को बुलाया था। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थान है, जो डिग्री कॉलेज हैं या जो अन्य शिक्षण संस्थान हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स थे या जो उनके यहाँ तैनात हैं कैंपस एम्बेसडर के रूप में, जिनका काम होता है कि युवा बच्चों के वोट्स बनवाना, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया था। और चूँकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आगामी लोकसभा में जितने भी युवा हैं उन सभी का वोट यहाँ बन सके, और महिलाएं भी जो हैं वो अधिक से अधिक इस मतदाता सूची का हिस्सा बने और एक बेहतर मतदान इस बार हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। उसी के लिए हमने इन सब लोगों को बुलाया था। और चूँकि नगर पालिका चुनाव भी नज़दीक है और उसकी भी वोटर लिस्ट का कार्य चल रहा है, तो उसके लिए सभी राजनीतिक दलों से ये अपेक्षा की गई कि वो इसमें सहयोग करेंगे और अभी जो त्रुटियां हैं वो अभी सही कर लें, ताकि जब चुनाव नज़दीक आए तो उस समय फिर इस तरह की शिकायतें सुनने को ना मिले कि हमारी वोटर लिस्ट में कोई कमी है। रंगदारी और जानलेवा हमले के आरोपी अनूप अग्रवाल और उनके पुत्र अमोल अग्रवाल के ही विरुद्ध पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई करते हुए उनके घरों और प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर दिया है और साथ ही पुलिस ने ढोल बजाते हुए अनूप अग्रवाल और अमोल अग्रवाल को अदालत या फिर काशीपुर कोतवाली में शीघ्र आत्मसमर्पण करने के लिए कह दिया है। आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने उनके घर और प्रतिष्ठानों की कुर्की करने की चेतावनी दे दी है। 147, 148, 149, 307, 323, 384, 504, 506 आईपीसी में अभियुक्त अनूप अग्रवाल पुत्र केशव शरण अग्रवाल व अभियुक्त अनमोल अग्रवाल पुत्र अनूप अग्रवाल निवासीगण रोजडेल कॉलोनी काशीपुर वांछित चल रहे हैं और घटना के दिनांक से लगातार फरार चल रहे हैं। उपरोक्त अभियुक्त गणों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की गई है। इस नोटिस के माध्यम से अभियुक्त गणों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र से शीघ्र माननीय न्यायालय अथवा कोतवाली काशीपुर में आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा उक्त व्यक्तियों के घरों व प्रतिष्ठानों की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि
यदि कोई भी व्यक्ति उक्त अभियुक्तगणों को अपने घर में संश्रय अथवा आश्रय अथवा किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करता है तो उसके विरुद्ध भी उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसलिए सभी लोग कानून का पालन करें। उत्तराखंड जनपद देहरादून के जनजातीय क्षेत्र जौनसर, बाबर और चक्राता विधानसभा के ही यहां संहिता में द्वितीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल और जनजातीय क्षेत्र जौनसर बाबर के कवि शामिल ने यहां किस तरह से भाग लेकर अपनी अपनी रचनाएं सामने रखी हैं। और इस द्वितीय कवि सम्मेलन में सूचना विभाग देहरादून उत्तराखंड के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चौहान भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी कवियों के बीच में बैठक कर अपनी रचना सुनाई। इस अवसर पर सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा सम्मेलन में ये शामिल हुए हैं और शामिल हुए कवियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। ये बहुत अच्छा प्रयास है जो जिस संस्था द्वारा आज ये कवि सम्मेलन सैया में आयोजित किया गया है। जौनसारी बोली और भाषा को और जौनसारी कल्चर को कैसे बचाना है, सबने अपने अपने कविताओं के माध्यम से उसकी व्याख्या की है और निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है। और इस कवि सम्मेलन के माध्यम से पूरे जौनसार बाबर में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमको अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, अपने कल्चर के प्रति समर्पित रहना है। यदि आप कहीं नौकरी बाहर भी करते हैं, दिल्ली देहरादून में करते हैं, तो अपने घर गांव पे जब समय मिले घर गांव आना चाहिए, अपने कला और अपने संस्कृति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। तो आज इस कवि सम्मेलन में सभी लोगों ने एक पूरे समाज को एक दर्पण के रूप में ये मैसेज दिया है कि हमको सभी को मिलजुल कर इस संस्कृति को बचाना चाहिए। तो मैं पूरे जौनसार बाबर के लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जैसी कला और संस्कृति और जैसे रीति रिवाज हमारे जौनसार बाबर में है, इसको बचाने का हम लोग सभी प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कहीं लुप्त ना हो जाए। जिस तरह का परिदृश्य अब देखने को मिलता है, तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बुद्धिजीवियों ने इसको संजो कर रखा है, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये प्रयास करना चाहिए और उनका ये दायित्व भी है कि इस समाज को और इस कला को और इस संस्कृति को कैसे बचाना चाहिए। सर, जैसे आज विश्व के अंदर रोज कोई ना कोई भाषा समाप्त होती जा रही है, कल्चर समाप्त होते जा रहे हैं, तो सरकारी स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मेरा मानना है कि किसी की संस्कृति को और किसी की कला को और किसी के रीति रिवाज को सरकारी स्तर पे इतना अधिक प्रयास से वो नहीं बच पाएगी जितना प्रयास उस समाज को करना चाहिए। तो मेरा तो मानना है कि सरकारी स्तर पे जो प्रयास करने होते वो की जाती है। पहले भी आए थे और दूसरे में भी आए। हम इसीलिए आ रहे हैं कि एक बात देखिए, हमारे जौनसार का आज हर जगह बड़ा ऊंचा नाम है, लेकिन बोली भाषा में हम पिछड़ रहे हैं। इसलिए इसको जो आगे बढ़ाना है, ये सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आज पूरे उत्तराखंड में जिस जो नाम जौनसार बाबर का है वो कहीं का, क्योंकि हमारा अभी गांव में पूरी तरह से लोग बाग रहते हैं। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी बोली भाषा को आगे बढ़ाओ, अपनी पहचान बनाओ। जिस तरह से हमारा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी पहचान बनी है, अपनी बोली भाषा भी हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए, तभी हमारा ये रहेगी शान जौनसार बाबर, तभी रहेगी उत्तराखंड में, क्या देश में हमारी पहचान होगी। यही मेरा सभी से निवेदन है, विशेषकर पत्रकार बंधुओं से भी, कि आपको जो है उन गांव तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि आप शैया, कालसी और विकास नगर के बाजारों में यहीं पर लोग, और गांव में भी जाओ और दूर दराज के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहा है, किसी भी इसमें चाहे संस्कृति में कर रहा है, अपने बोली भाषा में कर रहा है, अपनी खेती में कर रहा है, उसको आगे बढ़ाओ। ये आप सर, आज में और पूर्व में जो जौनसार बाबर के अंदर क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या अच्छे हैं और क्या बुरे हैं? एक बात है, बदलाव तो बहुत मतलब अच्छे भी है, कुछ बुरे भी होते हैं। मतलब आप देखिए कि बाकी सब चीज़ अच्छी है, एक ही चीज़ से हमें डर लग रहा है कि जिस नशे की लत बढ़ रही है उससे बड़ा भय हो रहा है, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं था। बदलाव बाकी है कि आज जौनसार बाबर पढ़ा लिखा हो, बिल्कुल हर जगह, हर इसमें सरकारी सेवा में आज जौनसार का युवा है और जौनसार की अपनी अलग पहचान हो गई। जो हमारी जो बोली भाषा है वो है जो पिछड़ रही है,
हम लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और अपनी भाषा को नहीं देते हैं। मेरी दो कविता थी और दूसरी कविता थी मेरी प्लान के ऊपर थी। हमारा जो सब गांव जो है सुने हो गए हैं, मतलब खाली हो गए हैं। उसके बाद लोग क्या किया, लोगों ने प्लान कर लिया है, उस खाली गांव जो थे उसके बारे में बताया गया। सामाजिक रूप से क्या बदलाव देखने को मिल रहा है लड़कियों में और यहाँ के युवाओं में? सामाजिक रूप से बात करूँ मैं तो यहाँ के युवा भी, अगर मैं बात करूँ कवियों के तौर पे, तो बहुत सारे युवा आगे आ रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुड़की की गौशाला सभा यहां चाप मंडी में 19 व 20 नवंबर को गोपाष्टमी महोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर चाप मंडी स्थित गौशाला सभा में पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए गौशाला सभा के सचिव प्रवीण सिद्धू ने बताया कि 2 दिवसीय इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी मुजफ्फरनगर से विशेष कारीगर 31 फीट लंबे गोवर्धन महाराजा और निर्मित इसे यहाँ पर करेंगी। गोवर्धन महाराज को बनाया जाएगा जिनके दिव्य दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। साथ ही साथ 19 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें नगर के विभिन्न विद्यालयों से सैकड़ों बच्चे प्रतिभाग करेंगे। गौशाला सभा के अध्यक्ष प्रमोद गोयल ने कहा कि गाय माता भारतीय संस्कृति की संवाहक है। गौवंश के जो संवर्धन है उनसे हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है। गाय को आम जनमानस से जोड़ने के लिए गौशाला सभा चाप मंडी रुड़की नियंत्रण प्रयत्नशील है। गोपाष्टमी उत्सव जो हर साल मनाते हैं, शहर के काफी लोग रोज आते हैं और करीब 5-6 हजार लोग दर्शन करने आते हैं गोवर्धन जी के। और शाम को 8 बजे बाद भंडारा भी है। 19 तारीख में अभी हमारे उपाध्याय जी ने बताया है बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता है और 20 तारीख में सुबह हवन है, पूजन है और शाम को 56 भोग का प्रसाद लगता है गोवर्धन जी का। उसके बाद जनसभा लगी जो आते हैं अतिथि वगैरह और सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। उसके बाद में भंडारा है और गोवर्धन जी यहाँ पर करीब 4-5 दिन विराजमान रहेंगे जिससे शहर के लोग डेली आते हैं और सुबह शाम को आरती भी होती है। और आप सभी का हमें सहयोग मिलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोपाष्टमी के अवसर पर 19 और 20 तारीख को अपना रुड़की गौशाला में गोपाष्टमी का उत्सव महोत्सव हर साल की भांति इस बार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला है। 19 तारीख को हमारे यहाँ चित्रकला प्रतियोगिता जो प्रतिवर्ष होती है, समस्त स्कूलों को निमंत्रण भेजा गया है। वहाँ से छात्र छात्राएं अपने यहाँ 3 वर्गों में आते हैं। 12वीं तक के छात्रों का ये ऐसी प्रतियोगिता होने वाली है जो 19 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक वो प्रतियोगिता रहेगी। उसके बाद उनका जो रिजल्ट रहेगा वो अनाउंस होगा। बच्चों में गौ माता के प्रति जागरूकता आए और उनकी प्रतिभाएं गौशाला के माध्यम से आगे बढ़ें, ऐसा प्रयास गौशाला का है। उसके बाद 20 तारीख को परसों अपना गोपाष्टमी का उत्सव है जिसमें सुबह 10:30 बजे गोवर्धन जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद हवन पूजन होगा, उसके बाद गौ पूजन होगा। उसके उपरांत शाम 5 बजे गोवर्धन जी की आरती के साथ में फिर पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रारंभ करते हुए 8 बजे तक वो कार्यक्रम चलेंगे और 8 बजे से भोजन प्रसाद का वितरण रहेगा। मनाया जाता है और विशाल महाराज बनाए जाते हैं। इस बार कहाँ से कारीगर आते हैं और इस बार क्या विशेष है? देखिए 31 फुट के गोवर्धन जी महाराज हमारे यहाँ प्रतिवर्ष गौशाला में बनाते हैं और एक ही कारीगर हैं, हमारे मुजफ्फरनगर के हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली कारीगर हैं। वो प्रतिवर्ष आते हैं बड़े सेवा भाव से वो और बड़े साधना के साथ गोवर्धन जी की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। इस वर्ष भी आप अभी देखेंगे निर्माण कार्य चल रहा है और कल दोपहर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इसी प्रकार भव्य दर्शन गोवर्धन जी महाराज के होने वाले हैं। देखिए गोपाष्टमी महोत्सव इस बार 14वां गोपाष्टमी महोत्सव यहाँ मना रहे हैं और इस महोत्सव के साथ रुड़की का जनमानस अपने आप जुड़ा हुआ है और रुड़की वासी प्रतीक्षा करते हैं इस उत्सव की और वो अपने आप ही आते हैं, स्वतः ही आते हैं। इसका एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाता है और इसके साथ जोड़ने के लिए हमने
हर परिवार को जोड़ने के लिए जो एक ड्राइंग कंपटीशन हम करते हैं जिसमें गाय बछड़े का हम चित्र बनवाते हैं, उसके माध्यम से हम सारे विद्यालयों को जोड़ते हैं, वहाँ के शिक्षकों को जोड़ते हैं और वहाँ के प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को जोड़ते हैं। और जब वो घर से आते हैं तैयार होकर तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आते हैं, तो उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़ते हैं और उससे उन पर एक संस्कार जाता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान में।